हेलो फ्रेंड्स, जीएस बाबा में आपका स्वागत है। और इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी की क्लास में इसी क्रम में ये चौथा क्लास है। पहले के तीनों क्लास में हमने बेसिक डिस्कशन किया था। आज विधिवत रूप से जो इंडियन पॉलिटी को हम शुरू करने जा रहे हैं। और इसी क्रम में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है प्रस्तावना, यानी प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो आइए शुरू करते हैं। प्रस्तावना क्या होता है? प्रस्तावना, जिसे हम प्रियम्बल बोलते हैं, ये क्या होता है कि संविधान के लिए एक भूमिका या आमुख की भांति होता है। जैसे किसी भी बुक का पहला जो हम पृष्ठ देखेंगे तो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है। इंट्रोडक्शन पार्ट में ये बताया जाता है कि हम किस तरह पढ़ाएंगे और क्या क्या कवर करेंगे, ठीक है, बुक के अंतर्गत क्या क्या कवर करने वाले हैं। उसी तरह अगर संविधान को एक बुक मान लिया जाए तो ये क्या है, ये संविधान का इंट्रोडक्शन बताती है। यानी ये संविधान की जो मूल विशेषताएं हैं उनको बताती हैं, क्या क्या फीचर्स हैं संविधान में उसको दर्शाती है। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि एक भूमिका का काम करती है बुक का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है वो, और संविधान के लिए प्रस्तावना उसी बुक के इंट्रोडक्टरी पार्ट के रूप में काम करती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं कि प्रस्तावना में संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों, शासन प्रणाली के स्वरूप, संविधान लागू होने की तिथि का उल्लेख होता है। ठीक है, यानी जो हमारी प्रियम्बल है उसमें क्या क्या होता है, तो उसमें जो होता है आदर्श होते हैं। ठीक है, इसमें संविधान के आदर्श होते हैं, उद्देश्य होती है कि संविधान का क्या उद्देश्य है। तीसरा जो है शासन प्रणाली के स्वरूप को दर्शाती है, और चौथा संविधान लागू होने की तिथि को बताती है। ठीक है, मतलब ये हमको क्या क्या का इन्फॉर्मेशन देती है। तो पहले आदर्श क्या है, क्या आइडियोलॉजी है कॉन्स्टिट्यूशन की। दूसरा, हमें क्या उद्देश्य है, यानी मतलब संविधान का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया है, और संविधान भारतीय समाज में क्या परिवर्तन लाना चाहती है, उद्देश्य को दर्शाती है। तीसरा, शासन प्रणाली का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इस तरह का शासन प्रणाली का स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो बताती है। और चौथा जो है संविधान कब लागू किया गया, संविधान लागू होने की तिथि का भी उल्लेख किया जाता है इसी प्रस्तावना में। ठीक है, तो आइए हम एक बार रफली भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको पढ़ लेते हैं। देखो, इसको पूरी तरह रटना कंपलसरी नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यूपीएससी आपके ज्ञान को चेक नहीं करता है। ठीक है, ये हम लोग की गलत फहमी है कि कोई भी परीक्षा हमारे ज्ञान को चेक करता है, लेकिन यूपीएससी की स्पेशली बात करें तो ज्ञान को चेक नहीं करता है। आप इस ज्ञान का कितना एफिशिएंटली यूज कर पाते हैं और कितने डायनेमिक वे से आप इस ज्ञान का प्रयोग कर पाते हैं, वो इसका चेक करता है। ठीक है, क्योंकि वर्तमान समय में जो टेक्नोलॉजी है, गूगल ये सब की टेक्नोलॉजी है कि इंफॉर्मेटिवली नॉलेज से कोई ये नहीं है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चाहिए और उसका अनुप्रयोग चाहिए, एप्लीकेशन हमें ज़्यादा सीखना है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको रट सकते हैं, लेकिन इसके जो बेसिक हैं उसको समझना जरूरी होता है। इसका जो बेसिक एलिमेंट है इस प्रस्तावना का, उसको अच्छी तरह समझना और याद करना जरूरी है। रट ले या ना रटे, कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो हम एक बार पढ़ लेते हैं रफली भारत की संविधान उद्देशिका। आप यहाँ कंफ्यूज होंगे कि ये उद्देशिका लिखा हुआ है, हम पढ़ रहे प्रस्तावना। देखिए, जो प्रस्तावना पेश किया गया था संविधान सभा में वो उद्देशिका प्रस्ताव के रूप में पेश किया गया था, तो इसी कारण उद्देशिका को ही हम प्रस्तावना बोल देते हैं। ठीक है, और दोनों का इंग्लिश ट्रांसलेशन जो होता है प्रियम्बल होता है। ठीक है, तो इसको हम प्रस्तावना भी बोल सकते हैं, उद्देशिका भी बोल सकते हैं। तो हम पढ़ लेते हैं। इसमें बोला गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं। तो ये जो
ये जो प्रस्तावना है या उद्देशिका है, इसमें क्या है, इसी में हमारे देश के उद्देश्य, संविधान के उद्देश्य छिपे हुए हैं, आदर्श छिपे हुए हैं, शासन प्रणाली का स्वरूप क्या होगा वो छुपा हुआ है, और संविधान लागू होने की जो डेट है, यानी जब इसको पास किया गया था, इसको अंगीकृत किया गया था, उसका डेट है। हम जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन चुका था, लेकिन इसको औपचारिक रूप से 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। ठीक है, तो हमने यहाँ समझ लिया कि इसमें क्या होता है, इसमें हमारे संविधान के आदर्श होते हैं, उद्देश्य होती है, शासन प्रणाली के स्वरूप होता है, और संविधान लागू होने की तिथि को बताया जाता है या दर्शाया जाता है। ठीक है, देखो तीसरा पॉइंट ये है कि ये समांतर लिखित संविधान की विशेषता होती है। अब भाई ये लिखित संविधान क्या हो गया, देखो संविधान जो होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, वो दो तरीके से बन सकता है, या तो लिखित रूप से और या अलिखित रूप से। ठीक है, तो जो लिखित रूप होता है उसमें क्या होता है कि उसमें अधिकांश हिस्सा जो होता है संहिताबद्ध होता है, यानी उसको हम क्या कर लेते हैं, डॉक्यूमेंटेशन जो होता है, या उसको बोला जा सकता है एक दस्तावेज के रूप में होते हैं। ठीक है, दस्तावेज के रूप में, संहिताबद्ध दस्तावेज के रूप में होते हैं। जैसे हमारे भारतीय संविधान जो है एक दस्तावेज है, बुक के रूप में हम देख सकते हैं कि वो बुक के रूप में है, और उसमें वो सब कुछ लिखित है, हर चीज। स्पेशली भारतीय संविधान इतना बड़ा होने का कारण यही है कि इसमें हर चीज मेंशन है, जो अन्य संविधान में इतनी डेफिनेट रूप से मेंशन नहीं है। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि लिखित संविधान में क्या होता है, संहिताबद्ध दस्तावेज होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन होता है पूरी तरह। और दूसरा जो होता है अलिखित संविधान, तो अलिखित संविधान क्या होता है कि अधिकांश हिस्से परंपराओं पर आधारित होते हैं। ठीक है, इसमें जो होता है, यहाँ शासन का संचालन जो होता है संविधान के माध्यम से होता है, लेकिन ये संविधान जो बनती है वो परंपराओं पर आधारित है, यानी शुरू से ऐसा चलता आ रहा है, उसी को उन्होंने स्वीकार कर लिया और उन्हीं नियमों को आगे लागू करते गए, और संविधान के रूप में ये आगे बढ़ता गया है। ठीक है, जैसे यूके का संविधान, यूके में कोई भी, यूके ऐसा देश है जिसमें लिखित संविधान नहीं है, वहाँ की संसद कोई भी विधि बनाती है वो संविधान में अपने आप शामिल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, यानी संसद की जो संप्रभुता है। ठीक है, तो वहाँ संसद जो कानून बनाती है वही संविधान का हिस्सा बन जाता है। तो हमने समझ लिया कि लिखित संविधान, अलिखित संविधान, जो परंपराओं पर चलती है वो अलिखित संविधान हो गया, और जो लिखित दस्तावेज के रूप में होती है वो लिखित संविधान हो गया। ठीक है, तो हमने प्रस्तावना के बारे में बेसिक नॉलेज ले लिया कि क्या होता है भाई, ये भूमिका या इंट्रोडक्शन होता है, जैसे बुक का इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है वैसे ही संविधान का इंट्रोडक्टरी पार्ट है, और इसमें क्या क्या आदर्श, उद्देश्य, शासन प्रणाली, संविधान लागू होने की तिथि होती है। ठीक है, और ये मूलतः कहाँ मिलता है, जो लिखित संविधान होते हैं, जैसे भारत जैसे देश में, भारत अमेरिका जैसे देशों में ये मिलता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं प्रस्तावना संबंधित तथ्य। ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। तो हम देख लेते हैं क्या क्या तथ्य दिए हुए हैं। तो इसमें बताया गया कि इसे उद्देशिका प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है, यानी जो संविधान सभा में इसको पेश किया गया था ना, जो प्रस्तावना थी उसको उद्देशिका प्रस्ताव के रूप में पेश किया गया था, इसी कारण इसको उद्देशिका भी बोला जाता है। दूसरा बताया गया कि इसे जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। ठीक है, तो इसको किसने पेश किया था, तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन ये हो गया कि इसको जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। और कब पेश किया था, तो इसको जो पेश किया गया था, इसको पेश किया गया था 3 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। ठीक है, तो हमने समझ लिया पेश किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने, और कब पेश किया, 3 दिसंबर 1946 को पेश किया था। ठीक है, विधानसभा में जब इसको स्वीकार किया गया था, वो डेट जो था वो 22 जनवरी 1947। ठीक है, देखो ये डेट याद रखना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो पीसीएस होता है उसमें डायरेक्ट डेट उठाकर पूछ दिया जाता है, यूपीपीएससी हो गया, एमपीपीएससी एंड बीपीएससी हो गया, तो इसमें क्या होता है कि डेट उठाकर क्वेश्चन आपसे पूछ दिए जाते हैं। चार डेटों का ऑप्शन दे दिया जाएगा और बताया जाएगा कब हुआ था, कब लागू हुआ था, या कब उसे स्वीकार किया गया था, कब पेश किया गया था। ठीक है, तो इसीलिए हमको याद रखना है कि 3 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था और 22 जनवरी 1947 को उसको स्वीकार कर लिया गया, अगले ही साल 1 महीने बाद। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं जनवरी दिसंबर से। देखो चौथा पॉइंट है,
जो प्रस्तावना का संकल्प यानी जो कॉन्सेप्ट लाया गया था वो किस देश से लाया गया था। देखो हम जानते हैं कि जो भारतीय संविधान है इसमें बहुत सारे जो भाग होते हैं उसको अलग अलग देशों के संविधान से लाया गया। हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया और उसमें जो जो महत्वपूर्ण और सकारात्मक चीज़ें थी उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर लिया। तो उसी तरह जो प्रस्तावना का जो कॉन्सेप्ट है कहाँ से उठाया गया, यूएसए से उठाया गया। यानी जो विश्व का जो पहला संविधान बना था संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो वहाँ से प्रस्तावना की कॉन्सेप्ट को लिया गया। ठीक है, देखो यूपीएससी अगर सतही क्वेश्चन पूछना चाहे तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकती है कि प्रस्तावना का संकल्प कहाँ से लिया गया। लेकिन जब अगर डीपली क्वेश्चन अगर पूछना चाहे ना तो क्या पूछेगी, तो प्रस्तावना की भाषा यानी किस तरह की लैंग्वेज और उसकी विषय वस्तु यानी एलिमेंट को कहाँ से लिया गया। कॉन्सेप्ट तो ले लिया गया यूएसए से, लेकिन उसके एलिमेंट और उसके लैंग्वेज को कहाँ से लिया गया, तो वो हमें याद रखना ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। प्रस्तावना के कॉन्सेप्ट को हम इसको दोनों को मिलाएंगे नहीं, मिक्स नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट को यूएसए से ले लिया गया था और जो लैंग्वेज है और उसकी जो एलिमेंट है विषय वस्तु है उसको कहाँ से लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया से ले लिया गया था। ठीक है, दोनों को अलग अलग सेपरेट याद रखना है। एक क्वेश्चन पीसीएस में पूछा जाता है और पूछा गया है बहुत बार और पूछे जाने की संभावना बहुत प्रबल रहती है कि इसके जनक किसको बोला जाता है, यानी फादर ऑफ प्रियम्बल किसको, इंडियन प्रियम्बल किसको बोला जाएगा। तो जवाहरलाल नेहरू ने इसे पेश किया तो उसी कारण उन्हें फादर ऑफ इंडियन प्रियम्बल यानी जनक बोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने याद कर लिया, याद हो ही गया होगा आप लोगों को कि इसे उद्देशिका प्रस्ताव बोला जाता है। पेश किया गया था 3 दिसंबर को और 22 जनवरी को यह स्वीकार कर लिया गया। इसका जो कॉन्सेप्ट है कहाँ से ले लिया गया था, यूएसए से लिया गया था, लेकिन लैंग्वेज और विषय वस्तु ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। जनक जो है जवाहरलाल नेहरू को बोला जाता है प्रियम्बल का। तो आगे देख लेते हैं। अब हम प्रस्तावना के वर्गीकरण को समझते हैं। ठीक है, देखो प्रस्तावना का औपचारिक रूप से कोई वर्गीकरण संविधान में नहीं किया गया है, औपचारिक रूप से नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन हम अपने पढ़ने की सहूलियत और समझने की सहूलियत से हम इसको 3 भागों में बांटकर पढ़ लेते हैं। सैद्धांतिक रूप से अगर हम प्रस्तावना को देखें ना, अच्छी तरह उसका अध्ययन करें तो उसको हमें 3 भाग स्पष्ट रूप से दिख जाएंगे। ठीक है, तो क्या क्या 3 भाग हैं, तो देखो हमको पढ़ना है पूरे प्रस्तावना में यही 3 भागों को पढ़ना है और हमारा प्रस्तावना समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सत्ता का प्रस्तावना में सबसे पहले बताया गया कि सत्ता का स्रोत क्या है, यानी सोर्स ऑफ पावर जो है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी जो है वो कहाँ से मिली है। तो सत्ता का स्रोत क्या है, इसमें सबसे पहला वर्गीकरण है। दूसरा है सत्ता का स्वरूप कैसा है, ठीक है, किस तरह का सत्ता का स्वरूप है। और तीसरा सत्ता का उद्देश्य क्या है। ठीक है, यानी प्रियम्बल को हम 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें हमको पूरे प्रियम्बल में हमको यही पढ़ना है कि सत्ता के स्रोत क्या है, सत्ता का स्वरूप क्या है और सत्ता का उद्देश्य। ठीक है, तो यहाँ सत्ता का स्रोत जो है जनता को माना गया है। ये सिर्फ हम इंफॉर्मेटिवली अभी पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद हम जितने भी वर्ड हैं अच्छी तरह डिस्क्राइब करेंगे और उसका विश्लेषण भी करेंगे। ठीक है, तो अभी हम एक नज़र में इसको पढ़ ले रहे हैं, पहली नज़र में इसको पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद हम इसको अच्छी तरह डिस्क्राइब करेंगे, हर वर्ड को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो पहले सत्ता के स्रोत मैंने बताया कि जनता को यानी जो भारतीय जनता है उसको सत्ता का स्रोत माना गया है। ठीक है, यानी जो पावर, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग ही केंद्र में होते हैं, लोगों द्वारा ही निर्वाचन होता है, तो सत्ता का स्रोत भी है, सोर्स ऑफ पावर भी कौन होगा, तो पीपल्स ऑफ इंडिया होगी। ठीक है, दूसरा अगर बात करें सत्ता का स्वरूप, तो सत्ता का स्वरूप कैसा कैसा बताया गया है, तो सत्ता का स्वरूप जो बताया गया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा। क्या होगा हम बताएंगे, मतलब इसका अर्थ क्या होता है उसको हम बताएंगे। दूसरा समाजवादी होगा, तीसरा जो होगा पंथ निरपेक्ष होगा, चौथा लोकतांत्रात्मक होगा, चौथा लोकतंत्रात्मक होगा, पांचवा जो होगा गणराज्य होगा। ठीक है, तो ये 5 स्वरूप को बताया गया है, जिसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष ये 2 वर्ड को 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था, ये मूल संविधान में नहीं था। इसकी इंफॉर्मेशन मैं आगे बताऊंगा, बस आप यहाँ ध्यान रख ले कि जो समाजवादी वर्ड है और पंथ निरपेक्ष है उसको 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इसको जोड़ा गया था। ठीक है,
तो ये सत्ता का स्वरूप हो गया। सत्ता का उद्देश्य क्या है? सत्ता का उद्देश्य क्या है? तो सत्ता का उद्देश्य न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, व्यक्ति की गरिमा है, एकता, अखंडता है और बंधुत्व है। ये सब क्या है? सत्ता के स्रोत है, सत्ता के स्वरूप ये पांचों हैं। और सत्ता के स्वरूप ये पांचों, सत्ता का स्रोत जनता है और उद्देश्य ये है। ठीक है, तो सत्ता के स्रोत, सत्ता का स्वरूप और सत्ता के उद्देश्य हमको पढ़ना है प्रस्तावना के अंतर्गत। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं सत्ता के स्रोत। ठीक है, प्रस्तावना के अनुसार जो है सत्ता के स्रोत जो है भारतीय जनता में निहित है। यानी सोर्स ऑफ पावर जो है वो कौन है? भारतीय जनता है। यानी सत्ता के स्रोत, मैंने पहले ही बताया कि सत्ता का स्रोत कौन है? संविधान प्रस्तावना में सत्ता के स्रोत को भारतीय जनता बताया गया है। यानी सत्ता का स्रोत जो है भारतीय जनता है। ठीक है, और जब भारतीय जनता को सत्ता का स्रोत बनाया गया तो एक कॉन्सेप्ट आता है लोक प्रभुता की। यानी लोक प्रभुता यानी पीपल सुप्रीमेसी, यानी जनता ही सर्वोपरि है। यानी जनता ही सर्वोपरि है। ये लोक प्रभुता एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको रूसो ने, इसके जनक रूसो को बोला जाता है। रूसो को आप जानते होंगे कि आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो उसमें जब आप फ्रांस की क्रांति पढ़ेंगे तो जो फ्रांस की क्रांति को जो वैचारिक आधार प्रदान किया था फ्रांस की क्रांति को, वो रूसो ने ही प्रदान किया था। ठीक है, तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लाया था, लोक प्रभुता का कॉन्सेप्ट लाया था। क्या लाया था? लोक प्रभुता का कॉन्सेप्ट लाया था। तो लोक प्रभुता होती क्या है? जिसमें जनता को सर्वोपरि मान लिया जाता है। जहां जनता ही सर्वोपरि होती है उसको लोक प्रभुता बोलते हैं। ठीक है, उन्होंने बोला था, रूसो ने बोला था, वॉक्स पॉपुली वॉक्स गॉड, यानी वॉइस ऑफ पीपल इज वॉइस ऑफ गॉड। यानी जनता की आवाज जो होती है भगवान की आवाज होती है। ठीक है, तो हम समझ गए लोक प्रभुता होती क्या है। और जो हमारी प्रस्तावना है भारत को एक लोक प्रभु राष्ट्र घोषित करती है। जो हमारी प्रस्तावना है वो भारत को एक लोक प्रभुत्व या लोक प्रभुता युक्त राष्ट्र घोषित करती है। ठीक है, जहाँ जनता ही सर्वोपरि है। तो हमने समझ लिया, लेकिन इससे संबंधित एक विवाद है। एक विवाद ये है कि जो सत्ता का जो स्रोत है सच में जनता है या नहीं है। ठीक है, ये विवाद कैसे उत्पन्न हुआ? तो ब्रिटेन के एक संवैधानिक विशेषज्ञ थे जिन्होंने भारतीय संविधान को काफी सूक्ष्मता से अध्ययन किया था। केसी व्हीलर साहब ने कहा था कि जो भारतीय संविधान में जो लोक प्रभुता है वो भ्रम है। ठीक है, यानी लोक प्रभुता एक भ्रामक अभिव्यक्ति है भारतीय संविधान की। यानी भारतीय संविधान क्या है? लोक प्रभु नहीं है, बस एक भ्रम है। भ्रम फैलाया जा रहा है कि लोक प्रभुता से युक्त राष्ट्र है। देखो, अब देखो यहाँ से शुरू होता है हमारी मेंस की पढ़ाई। मेंस में क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान में लोक प्रभुता एक भ्रम है, टिप्पणी करे। अब आपको लिखना होगा 250 वर्ड। ठीक है, यहीं से आता है कॉन्सेप्ट को रटना और कॉन्सेप्ट को समझना। अगर आप रट लिए होते हैं तो आप इस क्वेश्चन के आंसर को नहीं दे पाते, लेकिन अगर आपने इसको समझा होगा तो आप अच्छी तरह इसको आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो जो ये मान लेते हैं ये क्वेश्चन आएगा तो हम इसको कैसे डील करेंगे? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को डील करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम क्या करें कि केसी व्हीलर साहब ने जो मत दिया है, हम उनका नाम भी ले सकते हैं। तो पहले हमको बताना है कि उन्होंने ऐसा मत क्यों दिया है। भाई, इतने बड़े संवैधानिक विशेषज्ञ जो हैं वो कोई भी बात बोल रहे हैं तो कोई उसके पीछे ठोस आधार होगा, तभी तो बात बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हमें अपने आंसर में ये दिखाना है कि भाई उन्होंने ऐसा क्यों बोला। ठीक है, और क्या तर्क दिया, मतलब उसके पक्ष में क्या तर्क दिया कि भारत में भारतीय संविधान में लोक प्रभुता जो है एक भ्रम है। तो उसका तर्क क्या था? ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपना तर्क देंगे उसके विपक्ष में। यानी केसी व्हीलर साहब ने ऐसा जो बोला उनके तर्क को हम क्या करेंगे, खारिज करेंगे और लास्ट में कंक्लूजन दे देंगे कि हाँ भारत एक लोक प्रभुता युक्त राष्ट्र है। ठीक है, देख लेते हैं कि इसके पक्ष में क्या तर्क है कि भारतीय संविधान में लोक प्रभुता एक भ्रम है। तो पक्ष में देखते हैं तो सबसे पहला जो तर्क आ जाता है, देखो हमारा जो संविधान सभा बनी थी उसमें जो संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका चयन जो हुआ था प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा नहीं हुआ था। इन्होंने इसी को सबसे ठोस तर्क के रूप में प्रस्तुत किया कि अगर जनता के प्रतिनिधि के द्वारा संविधान नहीं बन रहा है तो हम उसको कैसे बोल सकते हैं कि ये लोक प्रभुता है। यदि
जो संविधान बनाने वाले ही लोग जनता के प्रतिनिधि नहीं है, तो हम पूरे संविधान को लोक प्रभुता कैसे बोल सकते हैं? ठीक है, लोक प्रभुता से युक्त कैसे बोल सकते हैं? ठीक है। दूसरा, उन्होंने आधार प्रस्तुत किया कि भारतीय संविधान सभा में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं था। ठीक है। और दूसरा, उन्होंने ये बताया कि जो संविधान सभा थी संपूर्ण भारत को रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी। ठीक है, यानी जब वो संपूर्ण भारत को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, सभी जनता का वहाँ प्रतिनिधित्व ही नहीं था, तो कैसे हम बोल सकते हैं कि वो सभी जनता में शक्तियां निहित हो जाएंगी? प्रतिनिधित्व ही नहीं था, तो लोक प्रभुता उसमें कहाँ से आई भाई? जब जनता के प्रतिनिधि ही वहाँ उपस्थित नहीं था, तो हम उसे लोक प्रभुता कैसे बोल सकते हैं? ठीक है, तो दूसरा तर्क था। और दूसरा तर्क से ही मिलता जुलता जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, इंग्लैंड के एक पूर्व प्रधानमंत्री थे, काफी फेमस थे, चर्चिल, उन्होंने भारतीय संविधान सभा को उच्च जाति के हिंदुओं का जमावड़ा बोला था। ठीक है, तो ये 3 आधार थे जिन पर उन्होंने अपने पक्ष में तर्क रखा कि भारतीय संविधान में लोक प्रभुता एक भ्रम है। क्या क्या तर्क रखा था? क्योंकि उनकी जो प्रतिनिधि जो थे प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा नहीं चुने गए थे। दूसरा जो था, संविधान सभा में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं था। वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं था यानी वो सभी, मतलब जो संविधान सभा में जो सदस्य थे वो पूरे भारत को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए थे, सूक्ष्मता से देखें। और तीसरा, चर्चिल का बयान हम कोट कर सकते हैं कि उन्होंने भारतीय संविधान सभा को उच्च जाति के हिंदुओं का जमावड़ा बोला था। ठीक है, तो अब हम इन तर्कों को विपक्ष में हम तर्क देंगे। पहला तर्क ये है कि हम मानते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भारतीय जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि नहीं थे, अतः जनता के प्रतिनिधि नहीं थे। ठीक है, यही पक्ष में मत रखा गया, जनता के प्रतिनिधि नहीं थे। लेकिन यही जो प्रतिनिधि थे 1952 के इलेक्शन में पूर्ण बहुमत से जनता ने इनको फिर से जिताया। जब जनता ने इन्हें फिर से जिता दिया और वो भी पूर्ण बहुमत से, तो ये क्या हो गया? जनता के प्रतिनिधि हो गया। यानी हम यहाँ से ये बता सकते हैं कि संविधान सभा के सदस्यों को भारतीय जनता के प्रतिनिधि होने के दावे को 1952 के जो इलेक्शन था, जनता ने उनको स्वीकृति दे दी कि भाई आप ही हमारे प्रतिनिधि हैं। उस समय इलेक्शन का कोई प्रोविजन नहीं था जब संविधान सभा बनी, इसी कारण भारतीय जनता उन्हें चुन नहीं पाई। और इसी पर, इनके प्रतिनिधित्व पर, यानी भारतीय जनता के प्रतिनिधि होने के दावे पर 1952 के चुनाव में जनता ने उन्हें विजयी बनाकर अपना स्पष्टीकरण दे दिया कि आप ही सच में हमारे प्रतिनिधि हैं। अतः वे जो हो गए, हम भारत के लोगों के प्रतिनिधि हो गए। ठीक है, हम भारत के लोगों के प्रतिनिधि हो गए। तो पहला तर्क ये हो गया। दूसरा तर्क ये है कि भारतीय संविधान ने पूर्ण रूप से लोकतंत्र को अपनाया, जो लोक प्रभुता के बिना असंभव है। देखो, अगर भारतीय संविधान एक गाड़ी है, तो जो लोक प्रभुता है उसका पहिया है। ठीक है, पहिया के बिना गाड़ी आगे बढ़ नहीं सकती। अगर हम मानते हैं या पूरा विश्व स्वीकार करता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और बहुत बड़ा लोकतंत्र है, ठीक है, तो उसमें उसे स्वीकार करना होगा कि वो लोक प्रभुता के बिना एक दिन भी एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। यानी लोक प्रभुता के बिना ये लोकतंत्र की गाड़ी चल ही नहीं पाती। ठीक है, तो भारत में दूसरे पॉइंट से हमने ये सिद्ध कर दिया कि भारत में क्या है? लोक प्रभुता है। क्योंकि लोकतंत्र का जो बेसिक क्राइटेरिया ये है कि लोक प्रभुता होना जरूरी है। बिना लोक प्रभुता के लोकतंत्र एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है। ठीक है। और तीसरा जो चर्चिल का बयान था, जिसमें उन्होंने संविधान सभा को उच्च वर्ग के हिंदुओं का जमावड़ा कहा, यानी जो कास्ट हिंदूज कहा, उस पर हम उत्तर देते हुए कहेंगे कि यह कहना गलत होगा कि संविधान सभा केवल कास्ट हिंदू का जमावड़ा था। सत्य तो है कि इसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व था। ये भले हो सकता है कि किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व कम था, लेकिन ऐसा कहना उचित नहीं है कि वहाँ सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व ही नहीं था। हर वर्ग से संविधान सभा में लोग आए थे। खुद अंबेडकर ही, और जो उस समय तथाकथित दलित जाति बोली जाती थी, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे और उनकी भूमिका को हमें नकारा नहीं जा सकता। उन्हें भारतीय संविधान का पितामह बोला जाता है। यानी उनके ही जो विजनरी आइडिया जो थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी प्रतिबिंबित होते हैं। तो ऐसा कहा जाना सरासर गलत है। चर्चिल का यह बयान पूरी तरह कंट्राडिक्ट किया जा सकता है। और भारतीय संविधान सभा में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व था। भले ही कुछ वर्गों का कम हो, लेकिन पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व तो था ही। उस समय हमारे पास
उतना पावर नहीं था, हमारे सिस्टम या मैकेनिज्म उतना स्ट्रांग नहीं था कि हम सभी वर्गों को पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व दे पाए। जैसे जैसे हमारा लोकतंत्र विकास हुआ, हमने पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व भी दिया। अब हम देखते हैं सत्ता के स्वरूप, यानी दूसरे पॉइंट में आ जाते हैं। तो सत्ता के स्वरूप यानी किस तरह की, यानी जो स्ट्रक्चर होगा सत्ता की, तो गवर्नमेंट का स्वरूप कैसा होना चाहिए सत्ता का, तो वो कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहला जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब भाई संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कंप्लीट सॉवरेनिटी होनी चाहिए, इसका मतलब ये होता है। अब क्या प्रभुत्व संपन्न होता क्या है, तो देखो प्रभुत्व संपन्न अगर डेफिनेशन लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। देखो प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जो अपने आंतरिक और बाह्य मामले में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति रखता है। मैंने इससे पहले ही फर्स्ट क्लास में जो हम संप्रभुता के बारे में पढ़ रहे थे उसमें मैंने समझाया हुआ है कि संप्रभुता क्या होती है। सेम कॉन्सेप्ट है, मतलब जिसके पास देश के अंतर्गत यानी अंदर आंतरिक और बाहरी यानी बाह्य मामले में स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय ले सकता है। आंतरिक में क्या, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक निर्णय ले सकता है, और बाह्य में कौन सा निर्णय ले सकता है, एक्सटर्नल में विदेशी निर्णय। तो भारतीय सरकार यानी जो भारत की गवर्नमेंट है, जो जनता के द्वारा स्थापित सरकार है, वो क्या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो निर्णय है वो पर्याप्त रूप से ले सकती है देश के अंतर्गत। और दूसरा देखें तो वो विदेश नीति को भी क्रियान्वयन करती है और राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखती है, ना कि किसी विदेशी शासन के दबाव में काम करती है। हमारे विदेश नीति का संचालन का केवल एक ही उद्देश्य होता है, राष्ट्रहित। ठीक है, राष्ट्रहित ही सर्वोपरि होता है और उसी के अनुसार हम अपने विदेश नीति का अनुकरण करते हैं। तो हम बाह्य या एक्सटर्नल मामले में क्या हो गए, प्रभुत्व संपन्न हो गए, और आंतरिक मामले में हम अपने राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मामले को रेगुलेट हमारी गवर्नमेंट के द्वारा होती है। तो ये आंतरिक मामले में संप्रभु हो गया। ठीक है, तो आज का क्लास हम इतना ही रखते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, सबसे पहले हमने प्रस्तावना के बारे में पढ़ा कि ये क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है और उसमें क्या क्या शामिल होते हैं, आदर्श, उद्देश्य, शासन प्रणाली, स्वरूप ये होते हैं। लिखित और अलिखित संविधान के बारे में पढ़ा, और लिखित संविधान की विशेषता क्या होती है, प्रस्तावना होती है। ठीक है, उसके बारे में हम कुछ इंफॉर्मेटिव जानकारी ले लिए थे कि जो प्रस्तावना है उसको उद्देशिका प्रस्ताव के रूप में भी जाना जाता है। इसे कहाँ से लिया गया था, इसके कॉन्सेप्ट को यूएसए संविधान से लिया गया था, और इसकी जो विषय वस्तु और भाषा जो है वो कहाँ, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। जनक जवाहरलाल नेहरू को बोला जाता है। 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था और 22 जनवरी 1947 को ये पास हो गया था संविधान सभा में। ठीक है, प्रस्तावना के 3 भाग होते हैं, सत्ता के स्रोत होती है, सत्ता के स्वरूप होती है और सत्ता के उद्देश्य होते हैं। ठीक है, तो हमने सत्ता के स्रोत में देख लिया था कि प्रस्तावना क्या होती है। प्रस्तावना में सत्ता का स्रोत किसको माना गया है, भारतीय जनता को। और कैसे माना गया, जब हम पढ़ते हैं हम भारत के लोग, तो उसी से स्पष्ट हो जाता है वी द सिटीजन ऑफ इंडिया, ऐसे हम शुरू ही करते हैं, वी द पीपल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वहां से शुरू ही होता है। तो इसमें सत्ता का जो स्रोत है वो कौन है, भारतीय जनता है। यानी भारतीय संविधान क्या है, लोक प्रभुता से युक्त संविधान है। ठीक है, हम रूसो के बारे में हमने समझ लिया कि रूसो ने ही इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आगे हमने देखा कि ये सच में भ्रामक है या नहीं, उसके पक्ष में तर्क दिया और विपक्ष में तर्क दिया। ठीक है, उसके बाद हम सत्ता के स्वरूप में आए। सत्ता के स्वरूप में हमने क्या समझा, तो एक ही पॉइंट को हमने पहले समझा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, उसमें क्या समझा कि जो आंतरिक और बाह्य मामले में स्वतंत्र और निष्पक्ष पूर्वक जो निर्णय ले सकते हैं कि बिना किसी दबाव में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, संप्रभुत्व संपन्न। और भारत क्या है, संप्रभुत्व संपन्न राज्य है, और जिसकी घोषणा कौन करता है, हमारी प्रस्तावना करते हैं। आगे की क्लास में हम समाजवाद से शुरू करेंगे और अगले क्लास में से समाप्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कृपया जीएस बाबा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे हम मोटिवेट होकर इस सीरीज को कंटिन्यू रख सकें। धन्यवाद।